9 Science Chapter 1 Part 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल स्टडीज। आई एम अंजलि एंड आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 तक हमने द सॉलिड स्टेट कवर किया था और आज हमारा टॉपिक है द लिक्विड स्टेट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लिक्विड स्टेट की जो टॉपिक है ये भी एक एक्टिविटी के साथ शुरू हो रहा है। तो चलिए एक्टिविटी को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अलग अलग तरह के अलग अलग शेप्स के कंटेनर भी इकट्ठे करने हैं। मान लीजिए आपने एक पतला कंटेनर, एक छोटा कंटेनर, तो इस तरह से आप काफी सारे कंटेनर्स भी इकट्ठे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो भी आप कंटेनर्स ले रहे हो उसके ऊपर आपको 50 ml तक मार्क कर देना, जहां तक भी इसमें 50 ml आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये लिक्विड से हैं, अब इसमें अगर आप 50 ml तक मार्क कर रहे हो तो आप 50 ml कैसे मार्क करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लेबोरेटरी में एक मेजरिंग सिलेंडर होता है उसकी हेल्प से आप ऐसा इजीली कर पाएंगे। तो आप वहां से ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है इसे ले आइए और इसे 50 ml तक मार्क कर लीजिए। इसके बाद आप ये सोचिए कि जैसे कि जो भी आपने लिक्विड लिया है, मान लीजिए आप वाटर ले लीजिए या कुकिंग ऑयल ले लीजिए, आप फ्लोर पे गिरा देंगे तो क्या होगा। और इसके बाद आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि जो 50 ml तक का आपने कोई भी लिक्विड मेजर कर लेना है, चाहे वो वाटर हो, चाहे मिल्क हो, जूस हो, कुछ भी एक भी लिक्विड ले लीजिए, उससे 50 ml तक मार्क कर लीजिए और उसके बाद उसे एक के बाद एक करके अलग अलग कंटेनर्स में रखिए। तो इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्या जो लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो एक ही रहती है, क्या जो उसकी शेप है वो वही रहती है। आप अलग अलग कंटेनर्स में डालकर देख रहे हैं तो अलग अलग कंटेनर्स में क्या उसकी वॉल्यूम वही रहती है या उसकी शेप वही रहती है। और जब आप एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या ये इजीली फ्लो कर पाता है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें आपको आंसर करना है। तो ये अभी हम आगे करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो वी ऑब्जर्व्ड दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वो उसी एक कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर उन्हें रखा जाता है। लिक्विड क्या करते हैं कि फ्लो कर लेते हैं। मतलब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालें तो वो इजीली फ्लो कर पाते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इसलिए वो रिगिड तो नहीं है, मतलब अपनी शेप चेंज कर रहे हैं तो वो रिगिड तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें क्या कह सकते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो एक्टिविटी 1.4 और 1.5 थी, जो हमने अभी काफी सारी एक्टिविटीज की, उनमें से 1.4 और 1.5 थी, उन एक्टिविटीज को याद कीजिए। उसमें क्या किया था कि जो लिक्विड और सॉलिड है वो डिफ्यूज कर पाते हैं लिक्विड के अंदर। अब जैसे डिफ्यूज जो है, मैंने आपको डिफ्यूजन की डिफाइन बड़ी अच्छे से बताई थी, तो वही चीज है कि जो सॉलिड और लिक्विड मैटर होते हैं वो लिक्विड में इजीली डिजोल्व हो पाते हैं और वो डिफ्यूज होते हैं। और जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की वो भी वाटर में डिफ्यूज हो जाती है और डिजोल्व हो जाती है। अब इसका कोई एग्जांपल भी तो देना पड़ेगा हमें कि आखिर जो एटमॉस्फेयर से गैस है वो कैसे डिजोल्व हो पाती है। हमारे पास तो कोई अभी एग्जांपल नहीं है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, वो एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और उसी तरह से जो जलीय पौधे होते हैं और जलीय जानवर होते हैं उनके लिए भी ये जरूरी होती है। इसलिए जो सारे के सारे जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उन्हें सांस लेने की जरूरत होती है जीने के लिए, है ना। तो फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर के नीचे इसीलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर डिजोल्व होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गैस जो होती है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो पाती है, इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व और डिफ्यूज हो रहा है। इस तरह से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये सारे के सारे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। जो रेट होते हैं डिफ्यूजन का लिक्विड का वो ज्यादा होता है सॉलिड से, कि मतलब जो लिक्विड मैटर होता है वो जल्दी डिफ्यूज हो पाता है और सॉलिड जो होता है वो डिफ्यूज थोड़ा टाइम लगाकर होता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जो लिक्विड स्टेट होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में ज्यादा स्पेस होता है अगर हम सॉलिड से इनका कंपैरिजन करें तो। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लिक्विड स्टेट है वो कवर हो जाता है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक है द गैसियस स्टेट। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि जो एक बैलून सेलर होता है वो काफी सारे जो बैलून होते हैं वो फुला लेते हैं सिर्फ एक सिलेंडर से ही, मतलब एक गैस का जो सिलेंडर रखता है वो अपने पास में काफी सारे बैलून उसी से ही फुलाता जाता है। अब आपको क्या करना है, उस बैलून सेलर के पास जाइए और उससे यूँ पूछिए कि आखिर वो एक सिलेंडर में से कितने बैलून फुला पाता है। उससे ये भी पूछना कि आप जो सिलेंडर है उसके अंदर आखिर कौन सी गैस भरी हुई है। तो ये सारी चीजें हमें उस बैलून सेलर से पूछनी है। अब हमारे पास गैस स्टेट को समझने के लिए भी एक एक्टिविटी है और वो है 1.11। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गिवन है। अब आपको क्या करना है कि 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है, उनकी नोजल्स को कवर कर देना है रबर कॉर्क की हेल्प से। अब फिगर में हम देखते चलेंगे, तो फिगर में जो रबर कॉर्क है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पे जो रबर कॉर्क है वो गिवन है
आपको नोजल्स को कवर कर देना है इन रबर कॉर्क की हेल्प से। अब जो ये पिस्टन आपको दिखाई दे रही होगी, इस पिस्टन को रिमूव कर दीजिए तीनों सिरिंज से, और उसके बाद आपको सिरिंज को पहली जो सिरिंज है उसको अनटच्ड छोड़ दीजिए, मतलब पहली सिरिंज में आपको कुछ नहीं करना, दूसरी वाले में आप पानी भर दीजिए, तीसरे में आपको एक चोक भर देना है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि जो पिस्टन है उसे वापस से सिरिंज में डाल दीजिए। अब देखिए, आप जब सिरिंज को फिर से डाल रहे हैं, सॉरी पिस्टन को फिर से सिरिंज में डाल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि पिस्टन पे हल्का सा कोई वैसलीन लगा दीजिए। वैसलीन से क्या होगा कि आप इजीली उसको एंटर कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो कंटेंट आप रखा है अपने सिरिंज में, चाहे वो वाटर हो चाहे चौक हो या फिर उसमें कुछ भी नहीं हो, तो आपको उसे प्रेस करने की कोशिश करनी है। अब कंप्रेस करने की कोशिश करनी है आपको सिरिंज को पिस्टन को प्रेस करके, ठीक है, पुश करके। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इन विच केस और कौन से केस में जो पिस्टन था वो इजीली आप पुश कर पाए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर कौन से केस में आप इजीली पुश कर पाए थे पिस्टन को। अब आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या इन्फर करते हैं, क्या चीज आपको पता चली कि इस ऑब्जर्वेशन से? तो चलिए देखते हैं इसको एकदम डिटेल में। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड और लिक्विड से। अगर हम सॉलिड और लिक्विड से कंपैरिजन करें तो जो गैसेस होती हैं वो इजीली कंप्रेस हो पाती हैं। ठीक है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जैसे कि जो एलपीजी है, एलपीजी को तो आप सभी जानते ही होंगे, हमारे घरों में जो भी सिलेंडर होते हैं उनके अंदर एलपीजी भरी होती है। तो जो एलपीजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, और इसी तरह से जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं, कंप्रेस गैस होती है, उसे भी कंप्रेस करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन होती है उसे कंप्रेस करके और उससे सिलेंडर में फिल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस है सीएनजी, सीएनजी का नाम भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आजकल, तो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है व्हीकल्स में, है ना। तो सीएनजी है, उसकी फुल फॉर्म देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसी वजह से जो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की, इसी वजह से जो काफी सारी जो गैस है उसे कंप्रेस किया जा सकता है और एक छोटे से सिलेंडर में डालकर उसे इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अब हमें क्या पता चला कि जो खाना है, अगर आप कभी किचन में नहीं गए और किचन में नहीं जाने से पहले ही आपको ये पता चल जाता है कि आखिर आज किचन में क्या बना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्मेल से आपको कैसे पता चलता है? अब वो जो स्मेल है वो आप तक जो पहुंच रही है किचन से, आपको उसी से तो पता चलता है कि आखिर किचन में क्या बना है ना। अब आखिर ये जो स्मेल है ये हम तक पहुंचती कैसे है उस खाने की, अब हमें ये क्वेश्चन आंसर करना है। अब जो पार्टिकल्स होते हैं खाने की खुशबू के, वो क्या करते हैं कि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास पहुंचते हैं और यहाँ तक कि बहुत दूरी तक पहुंचते हैं, मतलब हम जहाँ खड़े हैं हो सकता है उससे भी काफी दूरी तक जो ये पार्टिकल्स होते हैं एरोमा के, फूड के एरोमा के, वो पहुंच जाते हैं। जो स्मेल होती है हॉट कुक्ड फूड की, मतलब गरम गरम जो खाना होता है वो हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लगभग सेकंडों में ही पहुंच जाता है। लेकिन जो कंपेयर विद दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब ये सारी चीजें हमने देखी कि जो गैसेस होती है वो गैस के अंदर कितनी जल्दी डिफ्यूज हो रही है, मतलब जो फूड की एरोमा है वो और जो एयर है उसके अंदर कितनी जल्दी से डिफ्यूज हो रही है। और अब हमें क्या करना है कि इसे कंपेयर करना है कि जो लिक्विड के अंदर चीजें मिल रही थी, ये जैसे सॉलिड या लिक्विड, ये सारी सारी जो चीजें ये डिफ्यूज हो रही थी, तो क्या कौन सी चीज जल्दी हो रही है डिफ्यूज, तो ये सारी चीजें आपको कंपेयर करनी है। अब हाई स्पीड जो होती है पार्टिकल्स की, और उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस भी होता है। अब गैसेस के अंदर आप देखिए पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो इस वजह से जो गैसेस होती हैं वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो पाती हैं दूसरी गैसेस के अंदर। ठीक है, तो गैसेस स्टेट में एक और चीज क्या होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से चलते हैं, है ना, बहुत तेजी से जो पार्टिकल्स होते हैं वो चलते जाते हैं और एक दूसरे को हिट करते जाते हैं, और जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है उस कंटेनर की जो आउटसाइड लाइनिंग्स होती है उसको भी वो हिट करते जाते हैं, बॉल्स को हिट करते हैं। देखिए, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है गैस के द्वारा वो इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जो गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है वो प्रेशर किसकी वजह से है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसी वजह से जो गैस का प्रेशर है वो एक्सर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर गिवन है, फिगर में हम आप देख पा रहे होंगे एक प्लेट है, एक बीकर है जिसके अंदर पानी है, तीसरा एक बैलून है। तो ये सारे फिगर से आखिर हमें क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं। तो फिगर 1.5 में ABC, अभी मैंने आपको जो फिगर दिखाई वही वो मैग्नीफाई पिक्चर्स दिखा रहे हैं किसकी, 3 स्टेट्स जो होती है मैटर की, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लेट सॉलिड है, बीकर के अंदर वाटर लिक्विड है और बैलून के अंदर एयर गैस है। ठीक है, जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो इजीली इन मतलब 3 स्टेट्स जो होती है मैटर का वो कंपेयर किया जा सकता है और देखा जा सकता है इस पिक्चर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ और भी ज्यादा क्वेश्चंस गिवन है, आप इन क्वेश्चंस को अब इजीली आंसर कर पाएंगे। मैंने आपको यहाँ तक का जो चैप्टर है ये इसी में से ही बने हुए हैं, इसलिए आप इन्हें खुद से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की।
तो चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है वो ये है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। आप देखते हैं आखिर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम सभी को पता है कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। किस किस तरह से? सॉलिड में, अगर वो सॉलिड के रूप में है तो आइस होगा, लिक्विड में है तो वैसा ही पानी होगा जैसा हम देखते हैं, गैस में होगा तो वाटर वेपर के रूप में होगा। तो आखिर क्या होता है मैटर के अंदर, मतलब व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब मैटर में आखिर ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि उसकी जो स्टेट है वो ही चेंज हो जाती है। तो ये देखते हैं आखिर क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। अब आखिर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है जब अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। अब आखिर ये जो चेंज है स्टेट का, मतलब मान लीजिए सॉलिड से चाहे लिक्विड हो रहा है, तो ये जो स्टेट का चेंज है ये आखिर कैसे होता है। तो हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है और कुछ हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए जो ये चेंज हो रहा है या फिर कैसे होता है हम देखते हैं। तो ये एक तरह से कैसे हो सकता है, एक तो टेम्परेचर के थ्रू हो सकता है। तो टेम्परेचर के थ्रू देखते हैं आखिर क्या होता है। तो इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 1.12। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि लगभग 150 ग्राम आइस ले लेनी है एक बीकर के अंदर, और उसके अंदर एक लेबोरेटरी थर्मामीटर भी रख देना है। इस तरह से रखना है कि जो उसका बल्ब होता है, जो आगे का पार्ट होता है उसको वो जो बल्ब है थर्मामीटर का वो आइस के कांटेक्ट में रहे। अब एक फिगर है 1.6, उसमें ये क्लियरली दिखाया गया होगा। नेक्स्ट पेज पर हम उसे देखेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो बीकर है उसको लो फ्लेम पर गर्म करना शुरू कर देना है। ठीक है, पहले आपको आइस लेनी है 150 ग्राम, उसमें उसे लो फ्लेम पर अब आपको गर्म करना शुरू कर देना है। तो अब देखिए ये है हमारा फिगर 1.6। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक आपको दिख रहा है, ये बल्ब है। तो आप आइस इसमें डाल दीजिए 150 ग्राम, और इस तरह से आपको रखना है। अब आपको क्या करना है कि टेम्परेचर को नोट कर देना है जब जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, टेम्परेचर को फिर से नोट करना है जब जो सारी की सारी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। आप देखिए पहला जो टेम्परेचर आप नोट करेंगे वो तब करेंगे जब आइस मेल्ट होना शुरू हो रही है, और दूसरा टेम्परेचर तब जब जो आइस है वो पूरी तरह से पानी बन चुकी है। अब ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है इन्हें रिकॉर्ड कर दीजिए। करना है आपको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, अगर जब चेंज हो रहा है, मतलब आइस जब वाटर बन रही है, तो ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है इसे आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अब एक और चीज आपको क्या करनी है कि एक जो ग्लास रोड है वो बीकर में डाल दीजिए और हीट कर दीजिए, हीट कीजिए पानी को, और तब तक हीट करते रहिए और उसे मिलाते रहिए ग्लास रोड की हेल्प से जब तक कि जो पानी है वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि केयरफुल आई रखनी है थर्मामीटर की रीडिंग पे जब तक कि जो ज्यादातर पानी है वो वेपराइज हो चुका है। ठीक है, अब आपको वो टेम्परेचर भी नोट करना है जब जो पानी है वो ज्यादातर वेपराइज हो चुका है। अब ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है आपको रिकॉर्ड करनी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अभी हमने दो तरह से ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की, पहले जब आइस से लिक्विड बना, वाटर बना, और फिर अब दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो है जब जो लिक्विड स्टेट से वाटर गैसियस स्टेट में आ चुका है। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब इसके बाद आप देखते हैं क्या गिवन है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब आप सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे ज्यादा स्पीड से। अब जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है हीट की, जो आप लो फ्लेम से एनर्जी सप्लाई कर रही हैं, वो क्या करेगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में उसको तोड़ेगी, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि सॉलिड स्टेट में होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फिक्स्ड होते हैं, और फिर उसके बाद जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका टूट जाता है और जब वो लिक्विड बन जाते हैं तो वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, और एक ऐसी स्टेज पहुंच जाते हैं जब जो सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है और एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होता है एक लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये वाली एक जो डिफाइन है ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है। अब इसके बाद क्या है, वो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का जो अभी हम देख रहे हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो फ्रेंड्स जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना है, 273.15 केल्विन। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट में कोई मैटर चेंज हो रहा है तो उसे क्या हम बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है,
अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो वही रहता है, तो जो हमने हीट एनर्जी दी वो आखिर गई कहाँ, मतलब टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ, फिर हमने जो सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड की वो आखिर एनर्जी गई कहाँ। तो ये जो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर के 4th पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूंगी इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस बनाने की, ताकि आप इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से समझ सकें। थैंक यू।